30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वो एक दयालु दयावान महिला थी। वह हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए हैं और उनसे दूर चले गए हैं। हालांकि वो बहुत दयालु थी, परंतु वो कड़ी मेहनत में विश्वास रखती थी, इसलिए वो हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वह बहुत कड़क सभा की मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डब्बाबंद सामानों को शेल्फ से उतारा करते थे, उनकी धूल साफ करते और उन्हें किनारे से जमाते थे। ये बड़ा मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के नो स्पेयर्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वो 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर, सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते थे। समस्या ये थी कि हवाई में अभी तक एयर कंडीशन नहीं थी। गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे और स्टोर्स के दोनों दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखाई देती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ धूल का गुब्बार भी आता जो स्टोर में घुसकर डब्बों पर जम जाता। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक एयर कंडीशन नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता और वह हम दोनों के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई कॉमिक्स पर ही खर्च कर देता और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने अपना काम छोड़ने का मन बना लिया। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पहले शनिवार के बाद मैंने अभी तक माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बहुत निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था। अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं था जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं, परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वह तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में आके पूछा। क्या वह मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का ढंग भी तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के ढंग से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बात करते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक का इंतज़ार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। इसका मतलब ये है कि मेरे साथ नाटक खेला गया? नहीं, ऐसा नहीं है, पर शायद हो सकता है डैडी शनिवार को इसके बारे में तुम्हें समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतज़ार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, ये मानते थे कि मेरे अमीर डैडी ने बाल श्रम कानून का उल्लंघन किया है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझे ये भी कहा कि मैं उनसे सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर वो मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें इस घटिया काम करने की ज़रूरत नहीं, मेरे गरीब डैडी ने झिल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे एक बार फिर माइक के घर उसी पुराने दरवाजे के अंदर मैं खुश रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वो अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, मुझे माइक कहीं दिखाई नहीं दिया। अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्हीं 2 महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहाँ मिली थी।
वो मुस्कुराई और थोड़ा सा खिसकी ताकि मैं बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थीं। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा रहा, फिर वो भी निकल कर चला गया। घर खाली था और मैं हवाई के खुशनुमा सुबह में सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक लालची बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे आके बातें करे। मैं सोच सकता था कि वो फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, ऑफिस में इधर उधर का काम कर रहे हैं और मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरी इच्छा तो हुई कि मैं इस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं वहां रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठे हुए कहा, ये तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम नौकरी छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आपने शर्त पूरी नहीं की, मैंने लगातार आंसू से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे का एक किसी बड़े का सामना करना ज़्यादा डरावना होता था। आपने कहा था कि मैं अगर आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया, मैंने कड़ी मेहनत की। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, आप धोखेबाज हैं। जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं, आप लालची हैं। आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी ज़रा सी भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। आपको मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लेकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगा कि वो अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझे पर अत्याचार करना चाहते हैं। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज़ में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, इसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटा। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमारे देश में बाल श्रम कानून है, आप जानते हैं ना? मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मेरे नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पूछा। मुझे ये लग रहा है कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बात कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा भी पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है तुम्हें कि कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया, इस बीच आपने सिखाना तो दूर मुझसे कभी बात भी नहीं की, मैंने व्यंग भरे आवाज़ में कहा। क्या सीखने का मतलब केवल भाषा और बातचीत ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, परंतु ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती।
ये एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के ज़रिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है। मैंने अपने आप से पूछा, ज़िंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे ये काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था, जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत थी। अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्का देती रहेगी। लोग दो चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं और बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को धक्का देते हैं। परंतु वह धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी और पति को। वह ये नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वह ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। उन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब होता है कि वो कुछ नया सीखना चाहते हैं और सीखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर, सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते तो तुम जिंदगी भर समस्याओं के लिए, नौकरी के लिए, कम तनख्वाह के लिए अपने बॉस को ही कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्या का सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा, क्या मैं उनकी बात सुन रहा हूँ? उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली और हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मैं जान गया था कि वह सही हैं। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था कि जबकि सीखने की जिद मेरी थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी के हर थपेड़े के सामने हार जाओगे। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहोगे, सही चीज़ करते रहोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहोगे जो कभी आने वाला ही नहीं, और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाओगे। आपके बहुत से दोस्त आपकी तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेल खेल ली और सही चीज़ें करने में ही गुजार दी। परंतु सच बात यह है कि आपने ज़िंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए और आप खतरा मोल लेने से डरते थे। हकीकत में आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के डर से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप ही जान पाओगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का ही विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर से मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे को देखते रहे और एक बार फिर मैंने अपनी नज़रें हटा ली और मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे हैं? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्से में था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 लोग काम करते हैं, पर उनमें से किसी ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वह मुझसे नौकरी मांगते, तनख्वाह मांगते, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते थे। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में ही बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक ये समझ ही नहीं पाते कि दरअसल वह किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं अपना पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुन रहा था। जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी भी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दूं, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए।
तो 10 सेंट प्रति घंटा काम करने के बाद मैंने क्या सीखा? उन्होंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अम्मी डैडी अपनी कुर्सी के पीछे झुके और ज़ोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई उन्होंने कहा, अच्छा होगा कि तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी समस्या हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसकी बजाय अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग दुनिया में हर आदमी को बदलना चाहते हैं, बस वो खुद को ही बदलना नहीं चाहते। मैं तुम्हें बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान होता है खुद को बदलना। मैं आपकी बात ठीक से नहीं समझा, मैंने कहा। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट ही वेतन दिया, तो तुमने इससे क्या सीखा? यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो ये सोच ही तुम्हारी समस्या है, अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप ही हैं। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही है कि मैं समस्या हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाता है? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते और मुझे इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। वह काम छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें ये गलतफहमी होती है कि नई नौकरी उन्हें ज़्यादा तनख्वाह ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है, मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी लोग भी करते हैं। वह ये जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने का पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा, इसलिए मन मारकर वह नौकरी करते हैं और ये सोच सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु इससे भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे ये एहसास हो गया था कि ये ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर को देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर ये समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वो बेशकीमती नज़रिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वह हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ज़िंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। ये एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे ये नज़रिया याद दिलाया, जिससे मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो शिक्षा मुझे दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह में उससे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि मेरे दोनों डैडी चाहते हैं कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों के सुझाए गए विषय अलग अलग हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया। बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। और ये भी अच्छी तरह से देख लो, उसमें बहुत सारे लाभ हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं उससे काम करवा सकूं। ये सबक मुझे ज़िंदगी भर उनके मार्गदर्शन में ही सीखना था, ना कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने पहला सबक सिखाना जारी रखा। मैं खुश हूँ कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने के लिए गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते तो तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते। मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये जान लो
कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है। गुस्सा इस फार्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्सा और प्रेम सामान्य होता है। जब पैसे की बात होती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वह कम तनख्वाह में काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं दे सकता जितनी वो प्लांटेशन और सरकार की तरफ से उन्हें मिलती। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते वे हैं, मैं नहीं। पर आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, वह बहुत सा पैसा कमाते हैं और वह फिर भी अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल भी जाए तब भी वो कर्ज़ों में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की कि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में कभी पैसे के बारे में नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में ही भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं। अमीर डैडी ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो तुम स्कूल में ही रहो। ये सीखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। पर अगर तुम पैसा कैसा तुम्हारे लिए काम करे ये सीखना चाहते तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई ये सीखना नहीं चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। खास तौर पर पैसे के बारे में उनकी मूल भावना डर है। मैं समझ नहीं, मैंने त्यूरियाँ चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल तुम मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने बिलों का भुगतान कर रहे हैं, डर के कारण। नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, ये किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वह अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने कहा। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे थे। मेरे दोस्त उस समय बेसबॉल गेम शुरू कर रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त कभी भी स्कूल में नहीं सीखेंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकालकर मुस्कुराकर कहा। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया, अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। आपने पिछले महीने का 50 साल से गुना कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए, दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए। भयंकर, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा कि जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के पैसे थमाए थे? मुझे लगा था कि काफ़ी नहीं है। मुझे लगा रहा था कि
और कुछ होना चाहिए। मैं निराश हुआ। मैंने कहा, और ज़्यादा कर्मचारियों को ऐसा ही लगता है जब वे अपनी तनख्वाह का चेक देखते हैं, खास कर तब जब उन्हें टैक्स और बाकी कटौतियाँ कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें पूरी तनख्वाह मिलती है, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब ज़्यादा कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही काट लेती है। सरकार ऐसा करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा, जब आप कमाते हो तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप खर्च करते हो तब भी आप पर टैक्स लगता है। जब आप बेचते हो तो भी आप पर टैक्स लगता है। जब आप मर जाते हो तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, परंतु गरीब और मध्यवर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वे ज़्यादा टैक्स चुकाते होंगे। ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था, और कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठ गए। मैं समझ गया कि वे चाहते हैं कि मैं सुनूं, ना कि फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते हैं, परंतु दरअसल इसके बारे में वे कुछ नहीं कर पाते। क्या ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हैं और अपनी कुर्सी से धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी शिक्षा जीवन भर चलने वाली है। मैं इसीलिए जितना इसके बारे में जानता और मेरी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती चली जाती। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है। वे ये सोचते हैं कि पैसे उनकी समस्याओं को हल कर देगा। बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा और ज्ञान है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनको पैसे की समझ नहीं? मैंने विचलित होकर पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम में अभी भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, वे व्यवसाय करना चाहते हैं और अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वह तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है। तब वह काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की ये कीमत है और उन्हें ये कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वह पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने ये समस्या आती ही नहीं। तो तुम में अभी भी सीखने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे इसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है। वह पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें किनारे में जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी जाकर काम में जुट जाओ। ये ठीक नहीं, मैं चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो।
अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकाल दूँ। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्जे में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें ये उम्मीद होती है कि ज़्यादा पैसा उनकी समस्या को सुलझा देगा। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ। या तुम ये भी कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो। तनख्वाह बहुत कम है और तुम नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश करना शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने पूछा, मैं क्या करूँ? अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी, कहा, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं ये सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पे रखा और कहा, अच्छा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को ये नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम करूँगा। उन्हें ये समझ में नहीं आता और मैं उन्हें इसकी सही वजह समझा नहीं सकता था क्योंकि मैं खुद भी इससे सही तरह समझ नहीं पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे हर शनिवार को काम करते, मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ और ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक की पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे। उन्होंने मिसिज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है ये जानने के बाद आइसक्रीम फ्रीज़र के पास गए। उन्होंने 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और उसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा किया और कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़कें पार गए, कुछ कारों को चमका दिया और बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ वयस्क संगठन सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने कंधे उचकाए, अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा ये होगा कि तुम बचपन से ही ये सोचना शुरू कर दो। तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी ज़िंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम ये सबक नहीं सीख पाते तो तुम भी मिसिज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे।